आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अगर सदनता गुरुदेव, आज का प्रश्न पुरुषोत्तम बंधु जी का है जबलपुर से, और प्रश्न है आरक्षण पर हो रही बहस का है। कहा जा रहा है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक बराबरी था। 75 साल बाद आज हम ये कैसे तय करें कि मदद की जरूरत किसे है? क्या ये सिर्फ जाति के से तय हो या आर्थिक स्थिति, शिक्षा और पिछड़ेपन को भी जोड़ा जाए? साथ ही क्वालिटी एजुकेशन और बराबर के मौके देकर हम सब ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जहां मेरिट का सम्मान भी हो और वंचित वर्ग पीछे भी न छूटे? उचित मार्गदर्शन की कृपा कीजिए। जरूर। आरक्षण की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ पर चोरी हो रही हो, डकैती हो रही हो, दादागिरी हो रही हो, हर चीज पे खतरे मंडरा रहे हों, अर्थात जंगल राज की व्यवस्था हो। समाज अगर जंगल राज की प्रणाली पर आश्रित है तो वहां पर जो सबल वर्ग है हर चीज उसकी ही रहेगी। हिरन लोग शेरों का मांस नहीं नोच रहे हैं, भेड़ लोग भेड़ियों का मांस नोच नहीं रही हैं। उल्टा है कि भेड़िए लोग ही भेड़ों का मांस नोच रहे हैं। और सिंह लोग गायों को नोच खसोट रहे हैं। जो जहां सबल है वहां पर वो अपने ढंग से जी रहा है। जो उससे निचला तबका है वो सब जगह उसी हालात में है। आदिवासियों का शोषण या वनमानुषों का शोषण कौन कर रहा है? उसका वो शिकार करके लाया है तो उसका मांस कौन छीन रहा है? और वो जिसको शिकार करके लाया है उसने क्या किया है? वो अपने से कमजोर वाले को ही तो लूट के लाया है, मार के लाया है। तो कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कौन गया था उसमें? वनवासियों से, जंगलियों से, जिनको आप आदिवासी कहते हैं, उनके हिताधिकारों को किसने लूटा है? किसान उनके इर्द गिर्द कहीं रहते हैं। तो अगर कोई आरोप लगेगा तो किसानों पर लगेगा कि किसानों ने जंगलियों का जमीन जोत लिया। जो कृषि भूमि है वो कहां से आई है? पूरी पृथ्वी पहले जंगल ही तो थी। इसी में से कुछ लोगों ने खेती किसानी माने लूटना खसोटना बंद करके खेती किसानी शुरू कर दिया, तो वो सभ्य ढंग से जमीनों को विकसित कर लिया। जंगली कांटे खूंटे झाड़ियां
काट के बड़ी मुश्किल से साफ करके जमीन को लेवल करके सभ्य बना करके और वो खेती करने लगे। मूर्ख आरोप लगाएंगे कि इन्होंने जंगलियों, वनवासियों, आदिवासियों का शोषण कर लिया। कोई राजा गया था क्या उनका गोबर छीनने? जंगल में जो कंडा बिन रहे थे, कोई पंडित पुरोहित गया था? किसने शोषण किया आदिवासियों का? अब आदिवासियों के पास था क्या इनके मतलब का जिसका वो शोषण करके कुछ कर लेते? आज भी जो आदिवासी हैं उनका कौन यहाँ का बनिया जा रहा है शोषण करने की? कोई राजा के घर के लोग, कोई कलेक्टर जा रहा है, कोई एसपी जा रहा है, कौन जा रहा है उनका शोषण करने? और उनके पास है क्या जिसको वो लूट लेंगे? और वो आदिवासी लोग अपने से नीचे जो अभी गुरिल्ले हैं, अभी आदिवासी टाइप ही दिखते हैं, उनका ही वो शोषण कर रहे हैं। बंदरों को मार के खा रहे हैं, भेड़ बकरियों को मार के खा रहे हैं। अपने से जस्ट नीचे वालों का भरपूर वो शोषण कर रहे हैं और कमा के नहीं खा रहे हैं। और जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो मेहनत करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये जो भी आरक्षण आरक्षण चिल्ला रहा, शोषण शोषण चिल्ला रहा, दरअसल वो अपराधी प्रवृत्ति का होता है। इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि वो लुटेरा प्रवृत्ति का है। और वो ज्यादातर वो सज्जनों पर आरोप लगा रहा है जिन्होंने कमा के खाना सीख लिया है, उठना बैठना सीख लिया है, लूटना मारना काटना जिन्होंने छोड़ दिया है, उन्हीं को वो कह रहा है कि ये शोषण कर रहे हैं। आप ठीक से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सुनी सुनाई बातों को क्या कर रहे हो? पढ़े लिखे हो तो दृष्टि दौड़ाओ। जंगली जो आदिवासी हैं वो क्या कमा के खा रहे हैं बताओ? अगर वो अपने से नीचे के प्राणियों का शोषण नहीं कर रहे हैं, उनकी हत्या दिन भर नहीं कर रहे हैं, उनका मर्डर नहीं कर रहे हैं, खरगोश को मार रहे हैं, हिरन को मार रहे हैं, भेड़ बकरी को मार रहे हैं, सुअर को मार के खा जा रहे हैं, जंगल के हर बंदर को मार के खा जा रहे हैं, रातों दिन उनकी हिंसा हत्या पर टिके हुए। किसान कौन किसकी हिंसा हत्या कर रहा है? और किसान उनका क्या लूट लेगा? वो खेती बाड़ी जो मेहनत से जमीन विकसित कर ली, और उन्हीं के बीच में ही जो सभ्य ढंग से रहना सीख गया है वही किसान है। ऐसा थोड़ी ना कि आदिवासियों से हटके कहीं से किसान आसमान से टपक गया है। हर एक को आप बताते हो कि ये विदेशी है, फला ये है। देसी विदेशी का चक्कर नहीं है, सज्जन और दुर्जन का चक्कर है दरअसल। कि जो दुष्ट है वो लूट के खाता है। आज भी जो आरक्षण मांग रहा है वो मेहनत किए बिना, अभी हम एक न्यूज देख के आए हैं, 800 में से 4 नंबर पाने वाले का मेडिकल में एडमिशन हुआ है आरक्षण के बल से। वहीं पर एक स्कूल का वीडियो है जिसमें एक महिला पढ़ा रही है, बाकायदा वो जो चुटकुले में कहा गया है वो नेटुरे और फुटुरे ही बोल के पढ़ा रही है ब्लैक बोर्ड पे क्लास में। अब फास्फोरस की स्पेलिंग लिख रही है और कुछ का कुछ लिख रही है, कुछ का कुछ पढ़ रही है। फास्फोरस नहीं उसके बस का लिख लेना। अभी किसी ने कहा सोशल मीडिया पे ही कि भाई अगर ये लोग आरक्षण पाना चाहते हैं तो इनको पूरा आरक्षण मांगना चाहिए कि 85% अगर तुम्हारी आबादी है तुम 85% आरक्षण के बाद तुम 27%, 17%, 12%, 5% ऐसे आरक्षण की बात क्यों कर रहे हो? और तुम अगर 85% तुम्हारी आबादी है तो तुम माने आदिवासियों को, गुरिल्लों को, बंदरों को भी दोगे कि नहीं दोगे आरक्षण? जब तुम अनपढ़ गंवार हो तो गुरिल्ला में और तुम में फर्क क्या है? गुरिल्ला अध्यापक क्यों नहीं बनेगा? उसको भी नेटुरे फुटरे ही करना है वहां बैठ के। न
तुमको जैसे कोई चिकित्सा आ नहीं रही हो, तुम वहां पढ़ने गए हो, तुम उसमें पढ़ भी क्या पाओगे? जब तुमको ABC नहीं आती तो तुम अंग्रेजी की किताब क्या पढ़ोगे? और जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो उसमें उस विद्या को तुम अर्जित कैसे करोगे, और फिर उसके द्वारा तुम इलाज कैसे करोगे? तुम्हारी चोरी की नीयत है। मुफ्त का 5-5 किलो राशन चाहिए, कमा के रोटी नहीं खा सकते। अब जो तुमको मेहनत किए बिना रोटी देगा तो जाहिर है कि वो तुमको बख्शेगा क्यों? डंडे बजा के कहीं ना कहीं नाली साफ करवाएगा, और जब तुम नाली नहीं साफ करोगे, सड़क नहीं साफ करोगे, तो तुम्हारे पीछे वो झाड़ू बांध देगा कि कम से कम चलो तो कुछ रास्ता तो साफ होता रहे। अपने से हाथ से तो करोगे नहीं तुम। सोच के देखो, आप पूरी परिस्थितियों का अध्ययन करो तो आप समझ जाओगे कि पूरी पृथ्वी पर दरअसल वास्तव में कहीं कोई न ज्यादती है, ना कोई किसी का शोषण है, ना कोई किसी की हत्या कर रहा है। फिर आप कहेंगे हत्या क्यों हो रही है? तो सिंह तो रोज मार के खाता ही है, वो हत्या कैसे हुई? कब किसने कहा कि सिंह ने हत्या कर दी? बिल्ली रोज मार रही है, भेड़िए रोज मार रहे हैं किसी न किसी प्राणी को। वो तुमको हत्या नहीं लग रही है। तुम प्रधानमंत्री को गरिया रहे हो, फिर वो तुमको, जैसे अभी एक लड़की लगातार फर्राटे से प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रही थी। अब प्रधानमंत्री के समर्थक जब आंदोलन खत्म हुआ तो वो खड़े हुए, उन्होंने उसकी मां को टैग किया, एक साथ हजारों गालियां। अब वो सोशल मीडिया पे रो रही है कि अगर किसी की लड़की गलत हो गई है तो उसकी मां को क्यों कह रहे हो? अरे तो प्रधानमंत्री गलत हो गया है तो उसकी मां को क्यों कर रहे हो? बेचारी मर चुकी। हाँ, इनके तर्क देखो। अब वो रो रही सोशल मीडिया पे, अब विक्टिम कार्ड खेल रही है आंसू बहा बहा के। आप पूरी परिस्थितियों का पहले अध्ययन करो। चंद्रशेखर रावण अपना सरनेम लिख रहा है और रावण ऊंची जात का है, उत्तम कुल पुलस्त का नाती, ये अपने आप को रावण बता रहा है। इसका मतलब ना कोई जात है, ना कोई जातीय शोषण है, ना कोई सिंह जैसा है, सिंह वैसा रहता है, उसके बड़े बड़े दांत हैं, पंजे हैं, नाखून, उसकी रचना ही वैसी हो रखी है। बिल्ली जैसी है वैसी है, भेड़िया जैसा है वैसा है, मगरमच्छ जैसा है वैसा है। तुम जिस प्रकार के बने हो, बबूल में कांटे हैं सो हैं, आम में कांटे नहीं हैं सो नहीं है। तो जो बाय नेचर जिस तरह का जो बन रहा है, और नेचर का निर्माण संस्कार से होता है। जैसी संस्कृति वैसे संस्कार, वैसा स्वभाव, स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। तो आप अपनी संस्कृति ठीक कर लो। संस्कृति ठीक करनी है तो सभ्यता ठीक कर लो। सभ्यताएं 3 प्रकार की होती हैं। देव सभ्यता, जिसमें सब कुछ सबका होता है, हर संपत्ति के सभी मालिक होते हैं, अब पूरे होते हैं, समान रूप से नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति पूरी संपत्ति का मालिक, पूरी सभ्यता की संपत्ति, पूरी लोक संपदा के सभी मालिक, समान का चक्कर, समान में तो बंटवारा है, उसमें बंटवारा होता ही नहीं। हर व्यक्ति पूरी समग्रता से मालिक। ये देव सभ्यता। फिर मानव सभ्यता होती है। मानव सभ्यता में सब समाधिकारी होते हैं पूरी संपत्ति के। तो संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाए? तो जिसके जो मतलब की है उसको दे दिया जाए। 5 प्रकार की मानवीय अवस्थाएं होती हैं। एक निषादावस्था में पशुवत रहता है, एक शूद्रावस्था में होता है,
जो कमा के खाने के लिए तैयार होता है। पशु तो कोई कमा के खाता नहीं, केवल चोरी अथवा भीख। शूद्र कमा के खाता है, किसान कहलाता है, बनिया कमा के खाता है, वैश्य कहलाता है। क्षत्रिय कमा के खाता है, मेहनत करता है, जनता की सेवा करता है, उससे तनख्वाह प्राप्त होती है। ब्राह्मण नेतृत्व करता है, नेतृत्व भत्ता प्राप्त होता है, उससे उसका घर चलता है। 5 प्रकार के लोग हैं, निषाद, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। अब 5 प्रकार की न्यायशील मानवीय जो सभ्यता है, वर्णाश्रम व्यवस्था, उसमें 5 संपदाएं होती हैं और 5 जन्य इनको कहते हैं। 5 प्रकार की जनता है। इनके लिए क्रमशः वन संपदा, कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज्य संपदा और दिव्य संपदा। दिव्य संपदा माने जो मंदिर, मठ, गुरुद्वारा, चर्च आदि सब बनाए हुए, मस्जिद, ये दिव्य संपदा है जो पुरोहित वर्ग जो इस्तेमाल करता है, साधु महात्मा। मार्गदर्शक वर्ग, नायक वर्ग, मंत्री जंत्री, गुरु, नेता। 5 ही संपदाएं हैं। निषाद, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, 5 ही पात्रताएं हैं। इनको सबको संपदाधिकार है। अब जो निषादावस्था में हैं, माने पशुवत हैं, उनको वन संपदा उनकी जरूरत है। किसान वन संपदा में कहां घुसा जा रहा है? खाली तो पड़े हैं सारे जंगल। किसान अपनी खेती तो संभाल नहीं पा रहा, वो चला जाएगा तुम्हारा जंगल जोतने। कौन किसान जा रहा है जंगल जोतने? जितने आदिवासी वनवासी हैं उन्हीं का है पूरा, वहां का जल, जंगल, जमीन सब उन्हीं का है। पूरी दुनिया में जो लाखों किलोमीटर के जंगलात हैं, आप गूगल करके देख लीजिए, और देखा जाए तो जितने जंगल की जमीन है उस एवरेज से वो बहुत ज्यादा है जितने आदिवासी वनवासी हैं या जंगली जीव जंतु जो उछल कूद रहे हैं। उनको वहां कुछ कमाना खाना भी नहीं, उनको जमीन का भी कोई मतलब। किसी भी पेड़ पे 10 लदे हैं बंदर, उसका पत्ता फल हराम का खा रहे हैं, फ्री का, नेचुरल प्रोडक्शन। तो उनके गुजारे के लिए जंगल में सब हाई है मंगल। उनको क्या तकलीफ है वन संपदा में? कौन किसान, बनिया, वहां बाजार लगा है क्या? बनिया क्या करेगा वहां जाके जंगल में? कौन जा रहा है? वो भी शेरों, हाथियों, बंदरों के बीच में जाके क्या करेगा? उसका न माल बिकना है, न कुछ वहां 2 पैसे की इनकम नहीं होगी, क्यों जाएगा? पुरोहित वहां क्या करेगा जाके? कौन वहां बंदर कथा सुनने के लिए बैठा है कि गोरिल्ला बैठा है कि कोई चोर डाकू कथा सुन रहा है वहां? बताओ ना। तो कौन शोषण कर रहा है, किसका शोषण कर रहा है? एक आदमी था, कहीं जा रहा था, रास्ते में उसको किसी ने परेशान करना चाहा, तो उसने कहा तुम्हारा कान कौवा ले गया। तो कान नहीं टटोला वो, बोले वो कौवा लेके जा रहा है। अब वो कौवे के पीछे भागा डंडा लेके। अरे भाई, तुम्हारा शोषण, तुम कितना कमाए रखे हो कि तुम्हारा शोषण हुआ जा रहा है? सोच के तो देखो। हाँ, तुम दरअसल जहां मंदिर बनाया गया है, साफ सुथरा, बड़ी मेहनत से बना है, वहां पर जो अब संपत्ति बन गई है, तुमको हथियाना है संपत्ति दरअसल। और जब उसको तुम उसमें जाहिर है झाड़ू भी ना लगा पाओगे, ना पुताई कर पाओगे, और जिस दिन गिर जाएगा फिर तब तक वो दूसरा बना चुके होंगे, तुमको फिर वो वाला चाहिए। रावण ने सोने की लंका कब बनाई? कभी नहीं, कुबेर ने बनाई थी। ये इनको मेहमान के रूप में आमंत्रित किया और इनने अपना कब्जा कर लिया। मोरक्को के मुसलमान लगभग 50-60 हजार 70 हजार मुसलमान घुस गए वहां स्पेन में, सभी घरों को लूटे ले रहे हैं। अब पता चला है कि वहां हजारों की संख्या में कल से आज तक में लड़कियों का बलात्कार हो गया। घुस घुस के एक एक घर में 50-50 घुसे जा रहे हैं। अब
खुलेआम हत्या कर रहे हैं, और कि अधिकांश तो केवल चड्डी पहने हुए मुल्ले, नंग धड़ंग एकदम। आबादी ही कुल वहां की, उस जिस शहर में घुसे उसकी आबादी ही कुल 80-85 हजार है, और उसमें 70 हजार ये घुस गए डकैत, और सारे मुस्लिम। अभी जो ममता बनर्जी कर रही थी वही स्पेन का राजनेता वहां तुष्टीकरण कर रहा था, घुसने वालों को वहां ज्यादा राशन हो, ज्यादा पानी हो, वो सब धड़ 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 सब दौड़ दौड़ के घुस गए वोटिंग के चक्कर में। अब वहां जब वो सबका मर्डर करने लग गए, सारे लोग कल मरणासन्न हो गए, तब पता चला कि राजनीति मट्टी मिल गई। बांग्लादेश में यही हो रहा था। अब भागे कम से कम 2-4 लाख आदमी भागा अभी ममता सरकार गिरने के बाद। जैसी बीजेपी की सरकार आई तो भगदड़ मच गई, वहां सब डर गए कि तो थुरेंगे। तो जितने विदेशी घुसे थे वो सब भागे वहां से निकल के। चोर डाकू का, उन मुसलमानों का शोषण कब किया भाई स्पेन ने? हाँ, उनको ऊपर वालों का जो मेहनत करके परिश्रम करके उन्होंने कॉलेजेस बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, कहीं नालंदा बनाया है तो कहीं तक्षशिला बनाया है, साको और हूण, बौद्ध और जैन, फिर मुस्लिम और ईसाई। अगर ये भूखमरा था तो वो लोग इनको मतलब इनके भूखमरी को लूटने आए थे। भूखमरी में क्या लूटोगे भाई? 1400 ऊंटों में लाद के मोहम्मद गजनवी यहां का स्वर्ण मंदिर और सब भाग गया अपने देश। भूखमरा लूटने आए थे। यहां का जो तबका था जिनको अपराध करने पर दलित घोषित कर दिया जाता था, जिनको सजा नहीं दी जाती थी, यहां न च दंडो न दांडिका का प्रावधान है। न वै राज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिका धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ते सु परस्परम। यहां जनहित की बात, जनता की बात सुनी जाती है भैया। कि जनता अगर ये कहती है कि सीता को क्यों अंदर ले लिया, तो राम अपनी पत्नी सीता को तक बाहर छोड़ने को विवश हो जाता है। ये जनमत के कारण हुआ, लोकमत ऐसा था, लोकतांत्रिक कारणों से हुआ। धोबी बताता है कि इसका शोषण हो गया। तो शोषण सीता का हो गया, शोषण क्या ऐसी तैसी कर दी तुमने पूरी। तुम्हारे लिए जो मर तक मिट रहा है वो तुम्हारा शोषक है नहीं। ब्राह्मण वर्ग जो लगातार, जिसकी हालात पंचर हैं, जब तुम लुटेरे बन गए तो वो भी थोड़ी मोड़ी संपत्ति बनाने के चक्कर में लग गए कि बचो नहीं तो ये सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब उन्होंने पौरोहित्य छोड़ दिया, अब करो। अब वो कह रहे हैं जरूरत नहीं, अगर इनको कह रहा है सब पोंगा पंडित हैं तो कहें पोंगा पंडिताई काहे के लिए। अब तुम कोई भी एग्जाम ले लो, सारा ब्राह्मण वर्ग उसमें सेलेक्ट होके आ जाएगा। क्यों? वो योग्य हैं, परिश्रमी हैं, रातों दिन परिश्रम करते हैं। तुम दारू पी के लेट जाते हो। अंबेडकर ने वही तो कहा। तीनों बहनों की शादी उन्होंने ब्राह्मण परिवारों में किया, और पूछा लोगों ने तो उन्होंने कहा कि एकमात्र जिनमें कुछ सात्विकता और सदाचार सद्व्यवहार की प्रवृत्ति है वो ब्राह्मण कुल ही है, इसलिए वही कर रहे हैं भाई। वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसने देखा, दुनिया देखी हुई है। सांस्कृतिक रूप से आज भी भारत का नंबर 1 पर ब्राह्मण वर्ग सबसे ज्यादा शाकाहारी। सेकंड नंबर पे अगर कोई होगा तो क्षत्रिय होगा, थर्ड नंबर पे वैश्य होगा, कदाचित कुछ शूद्र वर्ग में भी मिल जाएगा। अब बाकी जितने हमलावर आए हैं वो 100% मांसाहारी। मांसाहारी है तो जाहिर है वो लुटेरा है, तो दूसरों के साथ संवेदनशील होगा, तो दूसरों का मर्डर करेगा, गर्दन काटेगा। अब वही बता रहा है कि उसका शोषण हुआ। लुटेरा बता रहा है कि हम लुट गए, देखो। और आरक्षण मांगता फिर रहा है। आरक्षण किस बात में? कि तुमने जो गेहूं उगा के कमा के रखा हुआ है उसमें से 10 बोरा उनको दे दो, ताकि वो मेहनत के बिना खाना खा सके। वो तनख्वाह, वहां काम कुछ नहीं करेंगे, सीधे तनख्वाह लेने के लिए आए, वो कह रहे हैं। ना कि काम, पढ़ाई न वो पढ़ा सकते हैं, ना डॉक्टरी इलाज कर सकते हैं, ना इंजीनियरिंग कर सकते हैं, काम नहीं कर रहे हो।
हम लोगों ने देखा हमारे दफ्तर में, हम भी 12 साल गवर्नमेंट ऑफिस में पोस्टेड थे, वहां हमने देखा जो भी आरक्षण से आए उनको कोई काम नहीं बन रहा है, बड़ी स्थिति खराब है। उनको ट्रेनिंग देने के लिए दफ्तर में जो भी न्यू कमर्स ऐसे आते थे तो हम ही को लगा रखा था। हम बड़ी सहानुभूति पूर्वक जो भी आता था उसको पहले ट्रेनिंग देते थे 2-3 महीना, वो हमारी टेबल के आसपास बैठता था और नहीं आता उनको कोई काम। आप अगर मेहनती नहीं है, मेहनत से पढ़ाई लिखाई नहीं की है, आपने ठीक से प्राइमरी नहीं पढ़ा, ठीक से आप 8वीं 10वीं 12वीं 14वीं नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको नहीं आता कोई काम। रातों दिन का परिश्रम जो है तप, बिल्कुल तपस्या है पढ़ाई। और कोई भी मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व में उभार आएगा। आप मांसाहार छोड़िए, नशा पियोगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुमको पढ़ाई करके भी कुछ समझ में नहीं आएगा। जितने नशेड़ी गंजेड़ी ये फिमची हैं उनकी कोई तरक्की नहीं। इस देश को ही नहीं पूरी दुनिया को किसी आरक्षण की जरूरत नहीं होती। आप अगर टिकट लेके जाएं और आपकी सीट वहां पर टिकट नंबर पहले से उसमें लिखा हुआ सीट नंबर टिकट में, तो आप आरक्षण क्यों मांगेंगे? सोच के देखिए भाई, एक टेस्ट ले लो और जितनी पोस्टें हैं मेडिकल की उतने स्टूडेंट मेरिट जहां तक आई हो उतने ले लो। 20 चाहिए तो जितनी टॉप से मेरिट बना दीजिए, ऊपर के 20 ले लीजिए। 200 आया तो 200 ले लीजिए। 1000 की जरूरत है, 1000 ऊपर से ले लीजिए। इनको सबको और दूसरे एग्जामों में बैठने दीजिए। इंजीनियरिंग में कुछ निकल जाएंगे, कुछ वकालत में चले जाएंगे, कुछ और दूसरे तमाम हजारों काम है। तकलीफ क्या है इसमें? आरक्षण जैसी बात कहां से आती? आरक्षण का मतलब है चोरी करने की इच्छा, कि तुम अपना आरक्षण करा लेना चाहते हो, दूसरे को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस बात से तुमको कोई मतलब नहीं। योग्य आदमी वहां पर डॉक्टरी ना करे, इनको आरक्षण दे दो और ये अनपढ़ रह करके वहां सबको पढ़ाएंगे। मूर्ख होते हुए भी ये डॉक्टर बनेंगे और मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे कि मेहनत करके जिंदगी में धार लगाएं, तपस्या करके प्रतिभा अर्जित करें। ये डांसर बनेंगे और इनको पैर हिलाना नहीं आता, ये तबला बजाएंगे, आरक्षण दो। अगर जाकिर हुसैन को तबला बजाने का मंच पर चढ़ के अधिकार है तो इनको भी आरक्षण दिया जाए, ये भी सब तबला बजाएंगे। आपको इसमें कुछ मूर्खता के लक्षण नहीं आते नजर? तुमको जब आता ही नहीं तबला बजाना, अरे भैया जन्मों जन्मों तक तबला बजाने के बाद भी वो खानदानी है। वो जितने भी संगीत के उनको जाके देखो तो घराने हैं संगीत के। तब जाके लता मंगेशकर खानदानी घराने से हैं गायन के, उनके पिताजी तक भी खानदानी गायक हैं। तब आपको पता चलता अरे पीढ़ी दर पीढ़ी किए गए संघर्ष का प्रतिफल कहीं जाके बड़ी मुश्किल से आता है। वैभव सूर्यवंशी के पिताजी क्रिकेट के इतने शौकीन थे, खुद भी घुसने का पूरा प्रयास किया उन्होंने, मगर भारी मेहनत के बाद भी नहीं घुस पाए। फिर बचपन से ही बच्चे को 4 वर्ष की उम्र से उन्होंने फुल ट्रेनिंग लगा दी, घर के बगल में ही नेटवेट लगा दिया, दूर दूर के सब बॉलर बुला के उन्होंने सब प्रशिक्षण कराया। बच्चा 4 से 14 तक में इतना ट्रेंड हो गया कि दुनिया का बैंड बजाए पड़ा है। आरक्षण से हो गई कि वैभव को जब वहां चला गया टीम में तो इनके भी 4 आदमी, 4 उसमें जो है एसटी के, 4 एससी के, अच्छा नहीं, जितना प्रतिशत जो है उतने प्रतिशत उसकी सीट वहां आरक्षित की जाए। अब तुमको बैट पकड़ना आता नहीं, तुमको सीट चाहिए वहां टीम में। आपको इसमें कुछ मूर्खता का लक्षण नहीं नजर आता? इसमें दुष्टता और घोर पाप या अन्याय या पूरे जगत का विनाश का इसमें आपको अंदेशा नहीं दिखाई देता? आरक्षण के चक्कर में ही आज वहां मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सारी शिक्षा खत्म, सारा रोजगार खत्म,
सारी जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन थे सब बिक गए। अब ना बिजली आपको सरकार सप्लाई करेगी, ना आपको पानी सप्लाई करेगी, ना सड़क की सप्लाई अब होगी, वो बना के नहीं देगी। कुछ भी जितनी सेवाएं हैं ना, मेडिकल, ना इंजीनियरिंग, ना कोई एजुकेशन, सब खत्म। सब हॉस्पिटल प्राइवेटाइज। अब प्राइवेट है मतलब आम आदमी को सेवा मिलेगी नहीं। सरकारी वाले में तुम्हारे पास पैसा है तो भी चले जा रहे हो, नहीं है तो भी चले जा रहे हो। इलाज सबका चल रहा है, डॉक्टर बैठा हुआ है, उसको पेमेंट सरकार दे रही है, तुमसे मांग ही नहीं रहा फीस। कोई भी जांच कराओ, देखा उसने, एक पर्ची बना दिया, जाओ दवा है जो ले लो, नहीं है तो कहीं से भी ले लो, नीम का पत्ता घोल के पी लो, बता देगा वो, और ठीक हो जाओगे, घर जाओ। और जब प्राइवेट बैठा है तो आप पहले तो महीनों आप बुकिंग कीजिए, पहले डेंटिस्ट का बुकिंग कीजिए, फिर पेट दर्द वाले का, फिर सिर दर्द वाले का, और सब जगह आप हजार रुपए तो फीस हो गई डॉक्टर की। अब जमा करिए सब जगह, कितने लोग इलाज करा पाएंगे? वो बड़ा आदमी तू बड़ा आदमी हो जाएगा सारा। तो जब सारी सुविधा, जब एक अयोग्य आदमी को प्रधानमंत्री बना लोगे तो क्या होगा? आपने नेहरू आदमी पहले बना लिया प्रधानमंत्री, और एक से एक गुजराल भी प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, देवी गौड़ा जो दिन में वहीं सो जाते थे वो भी प्रधानमंत्री रहे, प्रतिभा पाटिल जो घर में बर्तन मांजने का काम कर रही उनके, उनको राष्ट्रपति बना दिया। फिर बील अब्दुल कलाम, हाँ, वो राष्ट्रपति बनेंगे। उनको यही नहीं पता राष्ट्र क्या है, उसका पति क्या होता है। आप एक विज्ञान के क्षेत्र में गए हैं कि साहित्य के क्षेत्र में गए हैं कि आप वकालत के क्षेत्र में गए, आपको छोटा मोटा ही जानकारी उसी फील्ड का रहता है। राष्ट्रपति की औकात बहुत ज्यादा है। कोई एक वैज्ञानिक वहां बैठ के क्या करेगा, जिसने कोई समझे ही नहीं समाज क्या है, एक कमरे में बैठ के जिंदगी भर रिसर्च करने वाला, वो प्राइम मिनिस्टरशिप और एक ही चीज पे रिसर्च कर रहा है कि अल्फा बीटा गामा सुबह से शाम तक तुम करते रहो, फिर तुमसे कोई पूछेगा ही बच्चा भूखों मर रहा है, इसका क्या करना है, कहीं ना अल्फा पिला दो, कहीं नहीं ठीक हो, कहीं बीटा, नहीं तो गामा, छुट्टी दे दो उसको। तो आपका अल्फा बीटा गामा बच्चों की समस्याओं को समझ लेगा, शिक्षा की समस्या हल कर देगा, उसको कुछ पता ही नहीं अल्फा बीटा गामा। वो तो ये भी नहीं जानता अर्थशास्त्र क्या होता है, वो ये भी नहीं जानता दर्शन शास्त्र क्या है, कुछ नहीं मालूम था। अब्दुल कलाम को वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा उनको कुछ नहीं आता था। अब बहुत पिछड़े हुए थे। अब आपको लगेगा अरे बताओ इतने महान आदमी को, अरे महान तुम यार एक चीज में हो। सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हो रहे थे तो उसकी पत्नी ने कहा कि वो ज्यादा चिंतित है बल्कि अब रिटायरमेंट से खुश होने के बजाय। क्यों? उसने कहा सचिन को वो बैटिंग के अलावा कुछ नहीं आता, घर में ये करेंगे क्या, बोर ना हो जाए, अच्छा है कि उसको क्रिकेट ही खेलते रहने दो। अब लेकिन जिंदगी भर तो क्रिकेट कितना खेलोगे, खेल लिए 20-25 साल, घर बैठा तो घर के लोग चिंतित हो रहे हैं कि ये पागल हो जाएगा, घर में करेगा क्या, इसके पास इसको कुछ नहीं आता। कहो उसको सब्जी लाना ना आता हो बाजार से। तो ऐसी दशा में आप अगर एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आपको दूसरा कुछ पता ही नहीं, वही चिकी 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 कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री बन गए। वो सचिन लोग गए वहां, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया, वो अपना बैंक अकाउंट तब मेंबरशिप का नहीं खोल पाए। जो भी पैसे वैसे जाते थे उनके जनहित के लिए, वो भी वो कभी यूज नहीं कर पाए। अब मुश्किल से 2-3 दिन कभी राज्यसभा चले गए हो तो, नहीं तो कोई मतलब नहीं उनको कुछ आता ही नहीं, वहां जाके क्या करेंगे। आप वहां पे हेमा मालिनी को बैठा दो, जिन्होंने जिंदगी भर मुंह पे प्लास्टर करा के और वहां पे कैमरे के सामने चें पे किया है,
उनको आप बना दिए मंत्री। अमिताभ बच्चन को ले गए, अब बड़े एंग्री मैन यंग, और वहां गए बुढ़ापा, भाग गए छोड़ के, किसी काम के नहीं राजनीति में। भारी बहुमत से जनता ने जिता दिया और रिजाइन करके भाग गया वो आदमी। एक ही चीज आती है, मुंह पे प्लास्टर मारो, जाओ वहां कैमरे के सामने खड़े हो जाओ, हे हा हा हा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। और अब रंग बरसे, अब तुम वहां गाना गाओगे संसद में बैठ के, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। अरे भैया तुम्हारे ऊपर बरस जाएंगे अंडे, अभी सारे अंडे बरस रहे हैं, देखो पश्चिम बंगाल में नेताओं के ऊपर। अपात्रता कहीं भी पूज्य नहीं है, अपात्र जाएगा भी तो बैटिंग आप उतार दिए उसको ओपनिंग में, बल्ला पकड़ना नहीं आता, अरे भाई लग जाएगी सिर में, फट जाएगा खोपड़ा इसका, एट स्पॉट मर जाएगा वो आदमी। कर दो रिजर्वेशन, कमा के खाना सीखो। तुम्हारा रिजर्वेशन तो परमात्मा ने पहले से कर रखा, तुमको मनुष्य बना दिया, सब तुम्हारे अंडर में है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चाहे जिसको तुम उंगली पर नचाओ, बैल पकड़े तुम बैठाए हो, से हल जोत रहे हो, हाँ? अब तुम, बैल तो कहेगा तुम तो शोषण कर रहे हो उसको, घोड़े को तुमने तांगे में जोत रखा, हाँ? अब अगर किसी आदमी ने इनको खेती में लगा लिया तो ये बुरा मान गए, कहीं तो चोरी से इनका काम चल जाता था, अंडा चुरा लिए, मुर्गा चुरा लिए, अब दुखी हैं कि इनका शोषण हो रहा है। तुम्हारे पास है क्या कमाए रखे हो कि तुम्हारा कोई छीन ले रहा है, हाँ? क्या कमा रहे हैं आदिवासी लोग, कितना मेहनत करते हैं वो, सिवाय अंडा ढूंढने के, मुर्गा पकड़ने के, बंदर को जाल में फांस के मार डालने के और उनका निचोड़ के सब खा जाने के अतिरिक्त उन्होंने क्या किया है? आज भी क्या कर रहे हैं जितने हैं, देख के बताओ हमको। ये शोषण हो रहा है इनका, मतलब जबरदस्ती की बातें। आरक्षण चाहिए, काहे में आरक्षण चाहिए? प्रधानमंत्री बनना चाहिए हमको तो, अरे भैया तुम प्रधानमंत्री बन के क्या करोगे? बनिया के घर से आए हुए सारे आदमी इस समय राजनीति में घुसे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। भाजपा तो कहते ही बनिया की पार्टी है, और सारे बनिए मिलके उसको पूरा कब्जा किए हुए राजनीति। अरे तुम यार वाणिज्य कर्म करो, तुम राज्य और वो भी नेतृत्व कर्म में घुसे जा रहे हो। ना तुम वर्ण व्यवस्था को यानी पात्रता को भी तुम नहीं मानते, तुम जातीयता को भी नहीं मानते, तुम फिर मतलब चाहते क्या हो? सिर्फ चोरी डकैती की इच्छा। तो सोच के देखो, कहीं दिमाग में है लोचा। वास्तविक बात यह है कि तुम अपने जीवन विकास की यात्रा करो, और जहां तुम जितना विकसित हो जाते हो उस अनुसार यहाँ निषाद, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण की पोस्टें हैं 4, और अपनी वरीयता सिद्ध करो और वरीयता अनुसार उस पर बैठो। और जहां तुम वरीय जितने सिद्ध हो जाते हो उसी काम को तुम कर पाओगे। या तो वन क्षेत्र में जाओ, वहां तुम्हारा काम क्या है? दिन भर अपना यहां वहां शिकार करते फिरो, जंगल में कमा के तो खाना है नहीं, लूट के खाना है अथवा मांग के खाना है। या तो भिक्षु दीक्षा है तुम्हारी, या चोरी की दीक्षा है। अंगुली माल को कहने चोरी बंद कर दो, भीख मांगो, बुद्धम शरणम गच्छामि। वो न शूद्र बनने तैयार है, न वैश्य बनने तैयार है, न क्षत्रिय, न ब्राह्मण। क्यों? इनमें मेहनत पड़ती है, इनकी पोस्टें चाहिए, सिर्फ कर्म नहीं। अब पोस्ट भी क्या करेंगे? वो प्रतिफल के लिए कि वहां तनख्वाह मिलती हो तो तनख्वाह इनके घर पहुंचा दो, काम ये कुछ नहीं करेंगे। मतलब मुफ्तखोरी, काम चोरी के अलावा कोई इनके सामने रास्ता नहीं। क्या तुम ये पशुता का पालन नहीं कर रहे हो अपने जीवन में? मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। 5-5 किलो राशन पर जिस देश का 80 करोड़ आदमी टिका हो, वो मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। भिखमंगे सारा देश। कमा के खाना सीखो। शारीरिक बल है तुम्हारे पास तो कृषि कर्म उसी से हो जाता है। मानसिक बल हो गया है तो वाणिज्य कर्म करो, व्यापार करो, उद्योग करो, व्यवसाय करो, वाणिज्य कर्म। खेती, उद्यान, पशुपालन ये सौद्र कर्म है। तो शारीरिक दशा में तुम कृषि कर सकते हो, मानसिक दशा में तुम वाक्पटु हो जाते हो, वाणिज्य कर्म करो।
भावनात्मक दशा में तुम्हारे अंदर सेवा का भाव जाग जाता है, जाओ जनता की सेवा के लिए काम करो, राजकीय पदों पर जाओ, चपरासी से राष्ट्रपति तक बैठो, तनख्वाह मिलेगी। बशर्ते कि तुम सेवा तुम्हारे अंदर है भाव तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। वहां टेस्ट रख दिया जाए कि जो सेवा भावी हैं वो केवल हमें पढ़ाने के योग्य हैं, सिद्ध करें। पढ़ाने की सेवाएं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो मत जाओ। डॉक्टर की सेवाएं दे सकते हो तो जाओ, देखो तुम्हारे अंदर क्या, तुम उतना चिकित्सा विज्ञान तुमको है, आता है, उतने स्किल्ड हो, ऑपरेशन कर लोगे, उसका सब बीमारी ठीक कर दोगे, माइग्रेन सही कर दोगे, कैंसर ठीक कर दोगे। अगर ये सब ठीक कर सकते हो तो जाओ, नहीं तो मना कर दो, कह दो वहां कहाँ जाओगे, खेती करो जाके। खेती भी नहीं कर सकते हो तो जंगल की सुविधा सनातन धर्म देता है, जंगल चले जाओ, और वन संपदा तुम्हारी, और किसी भी जंगल में कूद जाओ, जंगल की तुम्हारी ही संपदा है, वहां कौन तुमसे हिसाब किताब पूछने आ रहा है। आज भी जो जंगल में है उनसे कोई पूछने जा रहा है कि तुम कौन से पेड़ का फल खाए हो, कहां से पत्ता तोड़ के खाए हो, कितने गिलहरी पकड़ के खा गए, कितने खरगोश पकड़ के खा गए, जंगल की सब संपत्तियां हैं, कितने हिरण खा गए, कौन पूछ रहा है। आदिवासियों से किसने पूछा किस पेड़ का आम खा गए, किस पेड़ का तुम काजू खा गए। जंगल में जितने भी प्रकार के फल फ्रूट भी हैं सब वहां जंगल में, इनको सबको निःशुल्क रूप से फ्री उपलब्ध है। अब ये चीख चिल्ला रहे हैं। आदिवासियों की कितनी फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं कि दिन भर परिश्रम कर रहे हैं। कौन सा परिश्रम कर रहा है आदिवासी? जो मुख्य धारा में आ गया है, किसानों के बीच में रह रहा है, वो थोड़ा बहुत खेती करने लगा बेचारा, अच्छी बात है, तरक्की है। तुम वाणिज्यिक क्षेत्र में भी आ जाओ, पढ़ लिख लो, बुद्धि चलने लग जाएगी। तुम बाजार में दुकान खोल के बैठ जाओ, पान बेचो, किराना बेचो, जलेबी बना के बेचो, सब बिकता है। कहीं से जलेबी बना के बेचने की कोई लाइसेंस थोड़ी लेनी पड़ती है। दिन भर समोसा बनाओ, कल से तुम बेचना चाहते हो जाओ। अरे रजिस्टर्ड भी कोई नहीं कराता, तब भी सरकार कहती है अरे चलो ठीक है बेचते हैं, सबको जीना खाना है। मना कौन कर रहा है? अब तुम पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहे हो, वाणी तुम्हारी चल नहीं रही, वाणिज्य में नहीं जा सकते, ठीक है कृषि तो कर सकते हो, तो जितने भी आदिवासियों खेती करना शुरू ना कर दें, कौन रोक रहा है उनको? जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन चाहिए, और वहीं पर नदी बह रही, वहीं जमीन है, तुम 2 पेड़ अमरूद के नहीं लगा रहे हो, 2 पेड़ आम के नहीं लगा रहे हो। कितने आदिवासी हैं जिन्होंने कोई बगीचा कहीं लगा के रखा हो, हमको दिखाओ। मेहनत करता है कोई? क्या उनको पेड़ लगाना भी नहीं आता? आता है, चौरकटाई है जीवन में। जैसे कि कोई बंदर पेड़ नहीं लगाता, आज तक एक केले का पेड़ किसी बंदर ने नहीं लगाया, और बराबर केला खा रहा है। अब केला अपने आप उग नहीं रहा है, उगाना पड़ता है, जाहिर है चोरी से खा रहा है। जब आप इन परिस्थितियों को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत बड़े भर्राशाही के शिकार हो गए हो, और कोई किसी का शोषण वोषण नहीं कर रहा, बल्कि तुम मिसगाइडेड हो। ना तुमको आरक्षण की जरूरत है, तुम आरक्षण लेकर भी उन पदों पर सिर्फ बेइज्जती उठाओगे, क्योंकि तुम जिस पद के योग्य नहीं हो, बल्ला पकड़ के खड़े हो जाओगे ओपनिंग के लिए, और जब फेंकेगा वहां पे तगड़ा बॉलर कोई, हाँ, शोएब अख्तर, तो बल्ला छोड़ के भाग जाओगे। फिर कहोगे भैया जिसको आता है वही करो, नहीं खोपड़ा उड़ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये सब कोई समस्याएं नहीं है। आरक्षण ना कोई समस्या है, ना आरक्षण की किसी को जरूरत है, ना कोई मांगता है। ये चंद लोग जो लुटेरे हैं, जो धूर्त किस्म के हो गए हैं, जिनका थोड़ा बुद्धि चल गया है, लेकिन उनके अंदर पंचदोष हैं, पंचपातक हैं, तो वे दुष्टता बस इन कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। जो दूसरों को लूट के खाना चाहता है, धूर्त हो गया है, कमा के नहीं खाना चाहता, न कृषि कर्म करके खाना चाहता है, न वाणिज्य कर्म करके खाना चाहता है, न राजकीय जनता की सेवा करना चाहता है, मुफ्त की तनख्वाह चाहता है, मुफ्त का बिजनेस का फायदा चाहता है, मुफ्त की कोई फसल चाहता है, किसान दूसरा उगाए, ये उसको लूट लेंगे रात में जाके। या बनी बनाई जमीन है तो इनको ये कब्जा चाहते हैं उसका, इसलिए सभ्य समाज में घुस करके उनका घर लूट रहे हैं, उनकी बहू बेटी लूट रहे हैं, उनका धन लूट रहे हैं, उनकी जमीनें लूट रहे हैं, उनका मंदिर लूट रहे हैं। किया क्या है? पूरा भारत 4000 वर्ष से इसी तरह के आतताइयों द्वारा लूट रहा है, आतंक मचाए पड़े हैं पूरी दुनिया में।
अब भारत ही पूरी दुनिया में था, हिंदू ही कन्वर्ट होके इन आतंकियों ने अपने अपने कब्जे में ले लिया। जब आप इसको देखोगे तो पाओगे कि इस दुनिया में केवल मखौलिए थोड़े से 1 से 5% आदमी बदमाश रहते हैं, अब बाकी सबको वो नरक बना देते हैं जिंदगी। वर्णाश्रम व्यवस्था अपनाओ, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाओ, सीधी सी बात है। तो जिन्हें समझ में आ जाए उनके लिए स्पष्ट है, गगन जी को बात साफ हुई होगी। धन्यवाद भगवान। आज का प्रश्न आपने आरक्षण पर देखा और अधिक से अधिक समाधान की जानकारी के लिए आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और अगले फेसबुक लाइव कार्यक्रम के लिए आप सभी के प्रश्न साझा आमंत्रित हैं। धन्यवाद।